गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास अर्थात परागकण के द्वारा किसका निर्माण होना, भी नर युग्मकों का निर्माण होना। जैसा कि हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इन लघु बीजाणुओं जो आप देख रहे हो ये लघु बीजाणु है, इन लघु बीजाणुओं के ऊपर टेपिटम के द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है, बाह्य चोल का। तो ये जो संरचना वो आगे चलकर किस में बदल जाती है, पराग कणों के अंदर बदल जाती है। और जो पराग कण होता है अपना वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, नर युग्मकों का निर्माण करता है। कि अब देखते हैं नर युग्मक होते क्या है। तो जो अंकुरित पराग कणों को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। अंकुरित पराग कणों को नर युग्मक कैसे कहेंगे कि भाई इसके अंदर नर युग्मकों के निर्माण से पहले अंकुरण की क्रिया होती है और अंकुरण की क्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण इसके अंदर क्या होता है, संपन्न होता है। बाद में इसके अंदर पराग नलिका में क्या बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। परंतु अंकुरण से पूर्व इसके अंदर कुछ घटनाएं होती हैं, वो हम देखते हैं कौन सी होती है। भाई नर युग्मकोद्भिद के विकास की कुछ क्रिया परागण से पूर्व वह कुछ क्रिया परागण के क्या होती है, बाद में संपन्न होती है। मतलब जब अपना जो नर युग्मक बनता है तो परागकण के अंदर जो परिवर्तन आते हैं तो वो कई पादपों के अंदर तो परागण की क्रिया से पूर्व आएंगे। परागण की क्रिया मतलब पराग कोष के फटने से पहले व पराग कोष के फटने के बाद। मतलब जब परागण की क्रिया होती है उसके बाद न जो परागकण है उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, वो तो कई पादपों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम देखते हैं कि परागण से पूर्व क्या घटना होती है। परागण से पूर्व लघु बीजाणु का केंद्रक, परागण से पूर्व लघु बीजाणु या कह दो जो परागकण का जो केंद्रक होता है, जो अगुणित केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं, एक बड़ी कोशिका तथा एक छोटी जनन कोशिका में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसके अंदर कहने का अर्थ ये है कि भाई परागण से पूर्व मतलब जब परागकोश फटता है, परागकोश के फटने से पहले जो लघु बीजाणु है या जो परागकण है उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। तो जो परागकण होता है इसका जो केंद्रक होता है, इसके अंदर परागण से पूर्व जो परागकण का जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के साथ ही इसका जो केंद्रक है वो दो केंद्रकों के अंदर बढ़ जाता है और इन दो केंद्रकों के बढ़ने के बाद में इसके अंदर साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है और कोशिका भित्ति का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो जो परागकण है वो कैसा हो जाता है, अभी द्विकोशिकीय अवस्था बन जाती है। मतलब केंद्रक हुआ, केंद्रक के अंदर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन के द्वारा जो परागकण का जो केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों में बढ़ जाता है और दोनों केंद्रकों के मध्य भित्ति का निर्माण होने से दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इन दोनों कोशिकाओं में से एक कोशिका होती है छोटी आकार की, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। और दूसरी होती है बड़ी आकार की, इसे हम कहते हैं कायिक कोशिका। ठीक है भाई, इतना हमने यहाँ पर पढ़ा है। आगे देखते हैं वह परागण की जो क्रिया होती है। अब ये देख लीजिए भाई, परागण से पूर्व मतलब पराग कोश के फटने से पहले जो परागकण है उसकी अवस्था कैसी चेंज हो गई, द्विकोशिकीय अवस्था। मतलब इसके अंदर कौन सी कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है, अब दो कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। तो जो आपसे अगर कोई पूछे कि जो परागकण होता है, सॉरी जो परागण की जो क्रिया होती है वो उसके अंदर परागकण की जो अवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। तो परागण की क्रिया के अंदर परागकण कौन सी अवस्था में बाहर निकलता है, भी द्विकोशिकीय अवस्था में। अधिकांश पादपों में क्या होती है, परागण की क्रिया होती है। मतलब यहाँ से जब अपना परागकण बाहर निकलेगा परागकोश से स्फुटित होकर, तो उसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, द्विकोशिकीय होगी। ठीक है भाई, ध्यान में रखना, और अगुणित होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि जो कायिक कोशिका व जनन कोशिका ये दोनों होती क्या है। तो कायिक कोशिका व जनन कोशिका के अंदर अंतर देखते हैं। देखिए भाई, जो कायिक कोशिका होती है उसका आकार, जैसे डायग्राम से आपको दिख रहा है, उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कायिक कोशिका का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। वह जनन कोशिका का आकार कैसा होता है, इसके अंदर छोटा होता है। जनन कोशिका का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। कायिक कोशिका पराग नलिका की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है, या पराग नलिका के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। अंकुरण के समय पराग नलिका के निर्माण में सहायक होती है कौन, कायिक कोशिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो पराग नलिका निकली है किसके द्वारा, अंतःचोल के द्वारा। अब एक बात ध्यान में रखना कि जो जब परागकण का अंकुरण होगा तो जो पराग नलिका बनेगी वो पराग नलिका किसके द्वारा बनेगी, अंतःचोल के द्वारा बनेगी। ध्यान में रखना, अंतःचोल आपको जब परागकण की संरचना पढ़ाई थी तो उसके अंदर हमने देखा कि जो बाह्य चोल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे 1 से 3 क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। इन जनन छिद्रों के माध्यम से जो अंतःचोल होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, और बाहर की ओर निकल कर किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। तो इस पराग नलिका के निर्माण में कौन सहायक होता है, अपनी कायिक कोशिका। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं जनन कोशिका। तो जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, नर युग्मकों का निर्माण करता है। भाई हमने देखा है जो नर युग्मक बन रहे हैं, इन नर युग्मकों का निर्माण किसके केंद्रक के द्वारा होगा, जनन कोशिकाओं के केंद्रक के द्वारा होगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो कायिक कोशिका होती है वो अल्पकालिक होती है, मतलब ये पराग नलिका में वृद्धि करते समय क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है भाई, इसके पीछे की ओर, मतलब जब पराग नलिका की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो इसमें सबसे आगे की ओर कौन होता है, अपना कायिक कोशिका का केंद्रक होता है, और उसके पीछे की ओर कौन चलता है, जनन केंद्रक चलता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जब अंकुरण की क्रिया होती है तो शुरुआती में जब परागकण के अंदर जब केंद्रक का क्या हुआ, समसूत्र विभाजन हुआ, तो जनन कोशिका वो क्या थी, अभी देखिए चपटी है, थोड़ी सी डायग्राम के अंदर कैसी है, थोड़ी चपटी है, पर जैसे इसके अंदर अंकुरण की क्रिया होगी तो ये जो जनन कोशिका की जो भित्ति होती है वो परागकण की भित्ति से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और ऊपर की ओर उठना क्या कर देती है, प्रारंभ, मतलब किसकी ओर गति शुरू कर देगी, कायिक केंद्रक की ओर गति शुरू कर देगी। और जो कायिक कोशिका होती है, जो कायिक केंद्रक होता है, वो आगे की ओर किसके अंदर गति शुरू कर देता है, पराग नलिका के अंदर। तो आगे की ओर कौन चलता है अभी, कायिक केंद्रक, और पीछे की ओर कौन चलता है, जनन केंद्रक। अब ये पराग नलिका बनती कैसे है, तो हमने पढ़ा है कि जो परागण की जो क्रिया होती है, परागण की क्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि जो परागकोश होता है उससे पराग कणों का कहां तक स्थानांतरण होना, अंडप के वर्तिकाग्र तक, अंडप के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। मतलब पराग कोश से पराग कणों का अंडप के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। और जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वर्तिकाग्र के ऊपर पोषण प्राप्त करके ये क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने से इनमें किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। अब ये जो पराग नलिका वृद्धि किसके अंदर करती है, तो हम देखेंगे भी जो हमने संरचना पढ़ी है अंडप की, तो उसके अंदर हमने देखा है वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिका होती है, कौन सा भाग, वर्तिका। इस वर्तिका के अंदर ये परागकण की जो नलिका है वो अंदर की ओर क्या करती है, वृद्धि करती है, क्योंकि इसके जो नर युग्मक है उनको कहाँ पहुंचाना है, अंड कोशिका तक पहुंचाना है। जो बीजांड के अंदर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अंडप की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर अंदर की ओर क्या स्थित होता है, बीजांड, और बीजांड के अंदर कौन स्थित होती है, अंड कोशिका, मतलब फीमेल गेमिट। तो इस मेल गेमिट को कहाँ तक पहुंचाना है, भी फीमेल गेमिट तक। तो पराग नलिका इस वर्तिका में क्या करती है, वृद्धि करती है, और इस वर्तिका के अंदर वृद्धि के दौरान ये जो जनन केंद्रक होता है, या जो जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है वो दो केंद्रकों के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा जो जनन कोशिका का जो केंद्रक होता है, देखो भाई कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो तो जब पराग नलिका वृद्धि कर रही होती है उस टाइम क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। होता ये क्या है, आगे की ओर है, पर इसके पीछे कौन चल रहा होता है, जनन केंद्रक। तो इसके नष्ट होने के बाद में जो जनन केंद्रक होता है, इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर दो नर युग्मकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये जो दो केंद्रक बने हैं ये को क्या कहलाएंगे भाई, अपने नर युग्मक या मेल गैमेट कहलाएंगे। और ये जो पराग नलिका है वो वृद्धि करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगी, बीजांड तक, और बीजांड के अंदर अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के निर्माण और बीजांड के निर्माण की क्रिया हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अंड कोशिका के जाग के साथ क्या हो जाते हैं, ये संलयित होते हैं। अभी तक अपने को क्या ध्यान रखना है, नर युग्मकों का निर्माण। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं,
लघु बीजाणु मात्र कोशिका और सूत्री विभाजन हुआ, लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, लघु बीजाणु परागकण में परिवर्तन हो गए और परागकण की जो केंद्रक होता है उसके अंदर कैसा विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे परागकण कौन सी अवस्था में बदल गया, द्विकोशिकीय अवस्था में बदल गया। उनमें से एक जो कोशिका और छोटी कोशिका होती है वो जनन कोशिका होती है, दूसरी बड़ी कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका परागनलिका की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है भाई, इसका केंद्रक परागनलिका की वृद्धि के अंदर आगे की ओर क्या करता है, गति करता है। और इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, जो पराग कण की जो कायिक कोशिका है इसके अंदर और जो जनन कोशिका, इन दोनों के अंदर डीएनए की जो मात्रा होती है वो तो क्या होती है, समान होती है, परंतु इसके अंदर आरएनए की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा भी अधिक होती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, तो इसके अंदर आरएनए की मात्रा भी क्या होती है, अधिक होती है। और जो जनन केंद्रक होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और इसके अंदर आरएनए की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या था अपना जनन कायिक कोशिका व जनन कोशिका। और कुछ पादप ऐसे होते हैं, मतलब अधिकांश जो लगभग जो पादप होते हैं उसके अंदर परागण से पूर्व ही परागकण कौन सी अवस्था में आ जाता है, इस द्विकोशिकीय अवस्था में आ जाता है। मतलब पराग कोश के फटने से पूर्व ही परागकण पराग कोश के अंदर रहकर ही कौन सी अवस्था में चेंज हो जाता है, द्विकोशिकीय अवस्था में चेंज हो जाता है। और द्विकोशिकीय अवस्था के अंदर जो परागकण है वो पराग कोश से क्या निकलता है, बाहर निकलता है परागण की क्रिया के अंदर। अधिकांश पादपों में ये क्रिया होती है। कुछ एक पादप है जिनके अंदर जब परागण की जो क्रिया हो जाती है, परागण की क्रिया के बाद में जो परागकण का जो केंद्रक है वो डिवाइड होता है, परंतु अधिकांश पादपों में ये पहले ही क्या हो जाता है, पराग कोश के अंदर ही डिवाइड होकर दो कोशिका में क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जो नर युग्मक होता है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नर युग्मक। भाई हमने बात कर ली कि भी जो परागकण की जो केंद्रक है वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, कायिक कोशिका व जनन कोशिका के अंदर। अब हम बात करते हैं नर युग्मक की। नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका से किस प्रकार से होता है, नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका से किस प्रकार से होता है। तो इसके हम अंदर देखते हैं कि भी परागण के तुरंत पश्चात व अंकुरण से पूर्व जनन कोशिका विभाजित होकर नर युग्मक का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब इसके अंदर क्या कहा है, परागण से पूर्व, परागण के पश्चात व अंकुरण से पूर्व, मतलब जब परागकण द्विकोशिकीय अवस्था में बाहर निकल जाता है और इसके अंदर जनन नलिका का निर्माण होने से पहले और परागण होने के बाद में जो जनन कोशिका है वो डिवाइड होकर दो नर युग्मकों का क्या कर लेती है, इस प्रकार से निर्माण कर लेती है। मतलब परागण के पश्चात, मतलब परागण हो गया, मतलब परागकण क्या निकल गया, बाहर की ओर निकल गया। और अंकुरण से पूर्व, मतलब जो पराग नलिका है उसकी वृद्धि होने से पूर्व जो परागकण के अंदर जो जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो दो केंद्रकों में डिवाइड होकर किसका निर्माण कर लेता है, दो नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। ये क्रिया दो पादपों के अंदर पाई जाती है, कुल्फा व बंदरबाटी। ठीक है भाई, इन पादपों के अंदर क्या होता है कि परागण से पूर्व अंकुरण के पश्चात परागकण की जो जनन कोशिका होती है वो किस में बदल जाती है, नर युग्मक बदल जाती है। परंतु जो अधिकांश पादपों में अंकुरण के पश्चात पराग नलिका में किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। दूसरी घटना के अंदर क्या होता है, अधिकांश पादपों में परागण के पश्चात व अंकुरण के बाद, मतलब अंकुरण व परागण दोनों के बाद में ही जब जनन नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जनन नलिका के अंदर आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जनन नलिका जो पराग नलिका है उसी के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, नर युग्मकों का निर्माण हो रहा है। मतलब जब परागण की क्रिया हो जाएगी और अंकुरण के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा। तो इस पराग नलिका के अंदर ही ये जो नर युग्मक बनेंगे जनन कोशिका के द्वारा। तो जब पराग नलिका
बन जाएगी तो जनन कोशिका डिवाइड होकर दो नर युग्मकों का इसके अंदर क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो ये था अपना नर युग्मकोद्भिद का विकास, हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम कि भाई जो मादा युग्मकोद्भिद है या जो अंड कोशिका बनती है वो किस प्रकार से बनती है, ये अब हम देखेंगे। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का परिवर्धन। पीछे हम पढ़े हैं कि भाई जो नर युग्मक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भाई जो मादा युग्मक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मादा युग्मक के निर्माण से पहले हम देखते हैं कि भाई जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसके अंदर पुष्प के अंदर जो मादा जननांग भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये हमने पुष्प की संरचना में पढ़ा है। जायांग का जो एक भाग है वो क्या कहलाता है, अंडप। और अंडप के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अंडप की संरचना की। तो अंडप की संरचना को अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको तीन भाग दिखाई देते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, दूसरा है अंडाशय। पहला भाग की बात करें वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वह भाग है जो पराग कणों को ग्रहण करने का व उन्हें अंकुरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। उनके ग्रहण करने में और उनको अंकुरित करने में क्या होता है, सहायक होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि जो परागकोश होता है उससे क्या होती है, अपनी परागण की क्रिया। तो परागकण मुक्त होंगे, तो परागकण मुक्त होने के बाद में उन परागकणों को अपने ऊपर ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा, वर्तिकाग्र करेगा। और वर्तिकाग्र इसको ग्रहण करेगा तो यहाँ पर परागकण पहुँचकर पोषण प्राप्त करेंगे। पोषण प्राप्त करके इसमें अंकुरण की क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, परागनलिका का, जिसमें आगे चलकर दो नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो वर्तिकाग्र है उसके कार्य। अब दूसरा भाग देखते हैं वर्तिका। तो वर्तिका की बात करें, वर्तिका एक लंबी वृंतनुमा एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो वर्तिका के नीचे स्थित होती है, वर्तिका का कार्य होता है पराग नलिका की वृद्धि में क्या होना, सहायक होना। ठीक है भाई, पराग नलिका की वृद्धि में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। कौन है, वर्तिका। अब वर्तिका के नीचे एक फूला हुआ भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय, जो किस पर, पुष्पासन पर टिका हुआ रहता है। ये जो भाग है वो अपना फूला हुआ भाग, ये क्या है, अपना अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर कौन स्थित होता है, बीजांड स्थित होता है। कौन स्थित होता है भी, बीजांड। तो बीजांड आपने जो भी 11वीं क्लास में पढ़े थे भी, बीजांड के कई प्रकार होते हैं। मतलब बीजांड की जो व्यवस्था होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है अंडाशय के ऊपर। ठीक है भाई, बीजांड के प्रकार हम नेक्स्ट इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसके अंदर आपको जो पहले जो डायग्राम बना था उसके अंदर देखा था आपने ये चित्र। इसके अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे बीजांड आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित है। छोटी छोटी गोलाकार जो संरचना है वो व्यवस्थित है इस प्रकार से। तो बहुत सारे बीजांड इसके अंदर क्या है, व्यवस्थित है। पर हम एक बीजांड को देखते हैं तो इसके अंदर हम कौन से प्रकार का बीजांड लेकर चलते हैं, ये है अपना प्रतीप प्रकार का बीजांड, प्रतीप प्रकार का। ठीक है भाई, प्रतीप प्रकार का बीजांड होता है। इसकी संरचना को हम देखते हैं कि जो बीजांड होता है वो एक बीजांड वृंत की सहायता से किसके ऊपर टिका रहता है, अंडाशय की भित्ति के ऊपर। और जिस स्थान से ये अंडाशय की भित्ति के ऊपर टिका हुआ रहता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, बीजांड आसन कहते हैं। ठीक है भाई, और ये जो बीजांड है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, गुरु बीजाणुओं का, गुरु बीजाणु का क्या करता है, निर्माण करता है। गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाते हैं, अंड कोशिका। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि भी नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो उसके अंदर पहले बनती है लघु बीजाणुधानी। परागकोश के अंदर क्या बनती है भाई, लघु बीजाणुधानियां। और ये जो लघु बीजाणुधानियां होती है इनके अंदर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये आगे चलकर किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का। और ये लघु बीजाणु आगे चलकर परागण में बदल जाते हैं। परागण में तो बीजांड है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, अंड कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इस बीजांड को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसके अंदर अपने मादा युग्मक का क्या होता है, इसके अंदर निर्माण होता है। तो ये था अपने अंडप की संरचना। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय। अंडाशय के अंदर
बीजांड स्थित होता है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम बीजांड की संरचना की। भी बीजांड की जो संरचना वो किस प्रकार की होती है। तो बीजांड की संरचना के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर पहला जो भाग है वो कौन सा है, अपना बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत किसके ऊपर टिका रहता है, अंडाशय की भित्ति पर, और जिस स्थान पर टिका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, बीजांड आसन। अब नेक्स्ट जो भाग है उसका आप ऊपर की ओर चलोगे, वास्तव में ये जो बीजांड होता है वो इस प्रकार का नहीं होता है, मतलब लगभग जो आप 82% जो पाद देखोगे उनके अंदर मिलेगा तो इसी प्रकार का, परंतु ये जो बीजांड जो अपनी शुरुआती अवस्था में वो कैसा होता है, एकदम सीधा होता है। इस प्रकार से बीजांड एकदम क्या होता है, सीधा होता है। ये अपनी जो बीजांड है, आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बीजांड जो शुरुआती अवस्था में वो इस प्रकार से होता है, परंतु कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से घूम जाता है। ठीक है भाई, घूमने के बाद में 180 डिग्री पर इस प्रकार से क्या होता है, ये 180 नहीं, ये 180 डिग्री पर इस प्रकार से क्या हो जाता है, घूम जाता है। घूमने के बाद में ये जो आपको कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देगा। और इसका जो सबसे जो निचला भाग होता है वो कहलाता है अपना बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत के ऊपर का भाग, जिसके ऊपर बीजांड टिका हुआ रहता है, वहाँ पर मतलब बीजांड का ऊपरी भाग व बीजांड व्रंत, इसका जो बीच का भाग होता है वो कहलाता है अपना रेफी। ठीक है भाई, ये पर एक आपको संरचना दिखाई दे रही है, एक उभार सा दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये अपना क्या कहलाता है, रेफी कहलाता है। और रेफी के ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, निभाग। ये वाला मतलब निभाग वास्तव में यहाँ पर आपको क्या दिखाई रहा है, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, परंतु जो निभागीय जो भाग होता है वो बीजांड का कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है। एक भाग होता है इसके अंदर निभाग। निभाग के बाद जो जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है वो संरचना कहलाती है अपनी बीजांड काय। मतलब बीजांड काय के अंदर ही आगे चलकर किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो जो बीजांड काय होता है वो मृदुत कोशिकाओं का क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसके अंदर आगे चलकर अंड कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये बीजांड काय 2 अध्यावरणों के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, जिन्हें हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण व अंतः अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण व अंत अध्यावरण मतलब जिस बीजांड के अंदर 2 अध्यावरण उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, द्वि अध्यावरणीय। किसी के अंदर एक होता है तो उसे एक अध्यावरणीय कहते हैं, किसी के अंदर अध्यावरण अनुपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरणीय। अब हम बात करते हैं कि भी जो बीजांड काय के जो घेरे हुए जो अध्यावरण है वो पूर्ण रूप से बीजांड काय को घेरे हुए नहीं रहते हैं, मतलब कुछ स्थान पर ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो स्थान आपको बीजांड काय का नीचे का जो भाग यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बीजांड काय के स्तर जो अध्यावरण के जो स्तर है वो दिखाई नहीं देंगे। और ये जो रिक्त स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। मतलब यहीं से जो पराग नलिका जो अपनी बनी है वो वृद्धि करके इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है इसके द्वारा। इस प्रकार से इसके अंदर क्या आते हैं, नर युग्मक प्रवेश करते हैं पराग नलिका के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर बीजांड काय के ऊपर कहाँ पर बीजांड द्वार की तरफ अध्यावरण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये थी अपनी बीजांड की संरचना। अब हम बात करेंगे बीजांड काय की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है अभी, परंतु इसके अंदर आगे चलकर एक संरचना और बनेगी जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है भाई, ये जो भ्रूण कोश है इसके अंदर आगे चलकर बनती है अंड कोशिका, जिसे हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक। तो अब ये जो भ्रूण कोश है वो कैसे बनेगा और जो अंड कोशिका वो कैसे बनेगी, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जो नर युग्मक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, मादा युग्मक की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।